हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये इंडियन इकोनॉमी का जो प्लेलिस्ट चल रही है और इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से एक चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सी रंगाराजन, फॉर्मर गवर्नर जो थे पहले आरबीआई के, वो क्या कहते थे? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइजेस वेरियस पॉलिसी मेजर्स एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1991। तो 1991 में जो भी पॉलिसी मेजर्स लिए गए थे, गवर्नमेंट ने लिए थे, उनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या था? द थ्रस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट as a means to improve the productivity and efficiency in the economy। तो मेन फोकस, मेन थ्रस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का था ताकि किस पे था? मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने का, ताकि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए और गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, ताकि जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो पहले से बेहतर हो जाए। ठीक है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेज एम्फेसिस या स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो पूरी की पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका मेन फोकस और मेन जोर या एम्फेसिस किस पे था? कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए और ग्लोबलाइजेशन की जाए। ये क्या होता है, ये मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा और अलग से भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करने हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द कंट्रोल्स वर लिबरलाइज्ड एज टू as to encourage setting up of new industrial units and expansion of existing units। तो सरकार ने लिबरलाइजेशन या लिबरलाइज या आसान या फिर आप कह सकते हो थोड़ी आज़ादी दे दी। लिबरल का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी फ्रीडम देना। तो लिबरलाइज कर दिया कि नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने थोड़े आसान हो जाएं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर was given more important role in the process of economic development। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया ताकि जो कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, उसकी तरक्की हो सके। द एरियाज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। जो पहले 1991 से पहले जो एरियाज रिजर्व थे कि ये फलां फलां काम सिर्फ सरकार करेगी, उसको चेंज करके कह दिया कि अब ये काम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। ठीक है, कुछ काम जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा और कुछ काम जो प्राइवेट सेक्टर अब कर सकता है, जो पहले गवर्नमेंट कर रही थी। वो क्या क्या है, वो मैं प्राइवेटाइजेशन पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स ऑन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वर लिबरलाइज। तो पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट थी वो अलग थी। अब ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो फॉरेन लिमिट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएँ। Thus, the main objective of new economic policy is to promote competition and efficiency। तो मेन मकसद था कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनके साथ कंपटीशन को एनकरेज किया जाए और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी से काम करेगा। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन विल प्रमोट कंपटीशन। तो ये तीनों, जिनको एलपीजी भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जब आएंगे इकोनॉमी में तो वो कंपटीशन को प्रमोट करेंगे। दिस इंक्रीज्ड कंपटीशन विल प्रमोट एफिशिएंसी। तो ये जो कंपटीशन इंक्रीज होगा, जब बाहर से भी कंपनी आएंगी, हमारी लोकल कंपनियों के साथ compete करेंगी, तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब मेन मुद्दा आ जाता है नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स आए हैं या ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई है, इसका मेन वजह क्या थी, कारण क्या थे, हमें चाहिए क्यों थी? ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तब भी आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट। सरकार का घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा थे और सरकार की आमदनी कम थी। घाटा बढ़ता जाएगा तो सरकार को लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, लोन्स लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई भी हो जाएगी, तो वो भी वन ऑफ द रीज़न है। ठीक है, तो शुरुआत से मैं बताता हूँ। Prior to 1991, on account of continuous rise in non-developmental expenditure of the government, fiscal deficit went on rising। तो 1991 से पहले की बात करें तो सरकार का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था और आमदनी कम थी। सरकार नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, जिससे देश की तरक्की तो हो नहीं रही, बस खर्चा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो सरकार का जो बजट में घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो काफ़ी बढ़ता गया। इन द ईयर 1981-82 it was 5.4% of the GDP, but in 1991-92 it rose to 8.4% of GDP। तो
1981-82 में जो पूरे जीडीपी का, जो हमारे देश में जितना भी पूरा जीडीपी है उसका 5.4% घाटा था, मतलब लॉस थे। और 1991-92 में ये घाटा बढ़ के 8.4% ऑफ जीडीपी हो गया, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा था। इन ऑर्डर टू मीट द फिस्कल डेफिसिट, द गवर्नमेंट हैड टू रेज लोन्स एंड पे इंटरेस्ट देयर ऑन। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को लोन्स लेने पड़े, और लोन्स जब लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दस, due to rise in fiscal deficit, there was corresponding rise in public debt and interest payments। तो जैसे जैसे लगातार सरकार के घाटे बढ़ते गए, वैसे वैसे सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लिए, और उन लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सरकार को चुकाने पड़ते थे। ठीक है। इन 1980-81 द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट या पब्लिक डेट अमाउंटेड टू 10% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जितना भी टोटल खर्चा करती थी उसका 10% तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने में ही, जो कर्जे लिए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने में ही लग जाता था। इन 1991 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स रोज टू 36.4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट का टोटल खर्चा था उसमें में से 1991 की बात करें तो 36.4% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने में ही लग जाता था। अभी प्रिंसिपल वहीं का वहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहे। ठीक है, तो ये तो खस्ता हालत हो गई वो पूरे देश की। ठीक है। द international financial institutions like World Bank and IMF etc. had lost faith in the fiscal state ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उनका फेथ हमारी स्टेट के ऊपर ख़त्म होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इनको कर्जा तो दें मगर ये कर्जा वापस कैसे करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके जीडीपी का कितना परसेंट हो गया है। It therefore became inevitable for the government to make special efforts to scale डाउन फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार को कोई ना कोई एफर्ट मारना ज़रूरी था जिससे सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को डाउन कर सके। तो सरकार ने क्या किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास फिर से लोन लेने चलेगी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि लोन तो हम दे देंगे फलां बिलियन डॉलर का, मगर हमें ये 3 चेंजेस चाहिए आपकी इकोनॉमी में, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सेकेंड रीज़न क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने का या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, वो था इंक्रीज इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लगातार ख़राब होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो कम थे और इंपोर्ट्स जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इनफ्लो हमारा जो गुड्स का था, जो पैसा बाहर से गुड्स बेच के आ रहा है वो तो कम है, और जो पैसा हम बाहर से गुड्स खरीद के बाहर भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गए थे, और हमारे पास डॉलर भी नहीं बचे थे कि हम कुछ टाइम का ट्रेड कर सकें, बाहर से कुछ इंपोर्ट्स कर सकें। ठीक है, वी नीड फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। हमें फॉरेन करेंसी चाहिए बाहर से अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने। ठीक है, दिस फॉरेन एक्सचेंज इज अर्नड बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज बना के बाहर बेचते हैं तो उससे जो पैसा आता है वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अनदर वे ऑफ गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज इज रेमिटेंसेज बाय नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सिंपल वर्ड्स में ये पैसा कहाँ से आएगा? पहला, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचें। दूसरा, जो एनआरआईज बाहर रहते हैं अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा भेजते हैं। और तीसरा, कि बाहर से कोई इन्वेस्टर आए और हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे। व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट्स और when the value of total imports is greater than the value of exports, then the problem of balance of payment arises। तो जब बाहर से पैसा ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, और यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री से बाहर पैसा ज़्यादा चला गया और बाहर से हमारे कंट्री में ज़्यादा आ नहीं रहा, तो कम आ रहा है, तो तब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं। No doubt, government granted various concessions and incentives to the exporters in order to promote exports. Still, our exports could not increase much. सरकार ने एक्सपोर्टर्स को कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज़ दी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बना सकें जो एक्सपोर्ट होता है, तो ताकि बाहर से फॉरेन करेंसी आ सके। फिर भी इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े। ठीक है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स has been rising since 1980-81 in India। तो 1980-81 से लगातार ये जो डेफिसिट है, घाटा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इन द ईयर 1980-81 डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट वाज 2214 करोड़ which in 1990-91 rose to 17,364 करोड़। तो कहाँ पहले 2200 समथिंग करोड़ चल रहा था 1980-81 में, और
1991 में 17,000 करोड़ पे पहुंच गया था। सो टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ टू ऑब्जर्व नहीं ओवरकम सॉरी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, द नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रियलाइज्ड। तो हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन अप करना पड़ा ताकि बाहर से पैसे आ सकें, इन्वेस्टमेंट्स आ सकें और हमारा भी माल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिक सके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो खस्ता हालात थे उनको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तीसरी जो मेन वजह आ जाती है वो है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इतने बैडली हिट हुए कि बाहर से पैसा आ नहीं रहा और यहाँ से बाहर सारा जा रहा है, तो इतना भी नहीं रह गया था कि कुछ महीने तक हम कंटिन्यू कर सकें बाहर से इंपोर्ट्स को, ठीक है। इन 1991 India's foreign exchange reserves fell such a low level that the same were just enough to pay for an import bill for hardly 2 weeks। सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट्स हम बाहर से करवा सकते थे, इतना बुरा हाल हो गया था हमारा, ठीक है। द सिचुएशन ग्रू सो एक्यूट that in year 1990-91 the government had to mortgage country's gold to arrange necessary फॉरेन एक्सचेंज। हालात इतने खस्ता हो गए थे कि 1990-91 में गवर्नमेंट ने हमारी जो कंट्री का सोना है वो गिरवी रख के फॉरेन एक्सचेंज जो है ले लिया, ठीक है, ताकि उस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सके। इन सच सिचुएशन गवर्नमेंट फेल्ट कंपेल्ड टू फ्रेम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा तो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कर्जे के लिए जाएगी। तो जब वो कर्जे के लिए गई तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हम तभी तुम्हें कर्जा देंगे जब तुम ये 3 पॉलिसीज फॉलो करोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ताकि तुम्हारी इकोनॉमी में पैसा आए, तभी तो तुम हमें रीपे कर सकोगे। समझ गई बात। तो नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन और राइज इन प्राइसेस। लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, उस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। इन इंडिया प्राइसेस कंटिन्यूड टू राइज वेरी हाई। लगातार 1990-91 में प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। एवरेज एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 10.3%। मतलब जो चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये की है वो 110 रुपये समथिंग पैसे की मिल रही है। 10% इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। इन द ईयर 1990-91 डिस्पाइट ऑफ गुड मानसून फ्रॉम 3 consecutive years prices of food grains rose substantially। तो लगातार मानसून अच्छे हो रहे थे, फिर भी जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रीज इकोनॉमिक पोजिशन डिटीरियोरेटेड फर्दर। तो इतनी महंगाई की वजह से, जब महंगाई हो जाती है तो इकोनॉमी में कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो फर्दर बद से बदतर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सो गवर्नमेंट रियलाइज द नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सरकार ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगी, बाहर से सामान आएगा, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, तो प्राइस थोड़ा सा डाउन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक और रीज़न, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पीएसयूज थे वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पीएसयूज अच्छे परफॉर्म करेंगे तो सरकार की तनख्वाह ही बढ़ेगी ना, तनख्वाह बढ़ेगी तो सरकार को घाटा कम होगा। समझ की बात, घाटा कम होगा तो लोन्स भी तो कम लेने पड़ेंगे। इन 1951 में 50-51 भी कह सकते हो, देयर वर जस्ट 5 एंटरप्राइजेस इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, बट इन 1991 या 1990-91 देयर नंबर रोज टू 246। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, उसके बाद जब हमने फर्स्ट प्लान लॉन्च किया तब तो हमारे पास सिर्फ 5 टाइप्स की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो कि 1990-91 में बढ़ के 246 हो गई थी। सेवरल थाउजेंड करोड़ ऑफ पब्लिक फंड्स वर इन्वेस्टेड देयर इन। तो कई हज़ारों करोड़ हमारा पब्लिक फंड वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया सरकारी कंपनियाँ खोलने में। इन द इनिशियल ईयर्स, शुरुआती दौर में अगर हम देखें, देयर फंक्शनिंग was quite satisfactory, but thereafter most of these suffered losses। शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम चला सरकारी कंपनियों में, मगर बाद में जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे सरकारी कंपनियों में जो है सुस्ती, सरकारी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, ठीक है, और लॉसेस जो हैं लगातार बढ़ते गए। बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरेटेड इनटू लायबिलिटी, ठीक है, डी जनरेटेड इनटू लायबिलिटी। कहाँ वो पैसे जनरेट कर रही थी और एक टाइम के बाद उन्होंने लॉसेस करने शुरू कर दिए। उल्टा सरकार को उनके एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाहें हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है और जो इनकम्स आ रही हैं वो कम है, तो लॉसेस पे चलेगी। इन सच सिचुएशन नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज फेल्ट विच प्रोवाइड्स
मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो सरकार को लगा कि भाई ऐसी कंपनी को रख के क्या फ़ायदा है, तो सरकार ने उन कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दी। जब बेच दिया उन कंपनियों को, तो जो प्राइवेट बंदे थे उन्होंने अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया और प्रॉफिटेबल ले आए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कॉजेज हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लाने के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ अबव कंपेलिंग फैक्टर्स इट बिकेम इनएविटेबल फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो अबव फैक्टर हैं इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करें, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। मेन मकसद ये था कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है वो कम की जाए और बाहर से कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाए और प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया जाए। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होते हैं। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें तीन मेन बातें कौन सी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर तो मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप 3-4 लाइनें इधर से लिख सकते हैं, बट इनके ऊपर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं जो फुल चैप्टर की है तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर आप ये लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी was announced in July 1991. Main features of new economic policy are liberalization, privatization and globalization of economy. तो मेन जो फीचर्स क्या थे कि लिबरलाइज करो इकोनॉमी को, प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करो और ग्लोबलाइजेशन करो। दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर या दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मीन्स to reduce unnecessary restrictions and controls on business units imposed by the government. गवर्नमेंट ने जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं प्राइवेट बिजनेस के ऊपर कि लाइसेंस इस टाइम मिलेगा, ये सिचुएशन में मिलेगा, इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, इस टाइप की जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस है उनको ख़त्म करना, उसे लिबरलाइजेशन कहा गया है। ठीक है, इट मीन्स procedural simplification, relaxation, trade and industry from unnecessary bureaucratic hurdles। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जो भी प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन करना, रिलैक्स करना ट्रेड को और इंडस्ट्री को फ्रॉम अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। जो भी सरकार ने फालतू के कंट्रोल्स लगाए हुए हैं बिजनेस के ऊपर या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसको थोड़ा सा आज़ादी देनी। समझ की बात। तो इसके बाद आ जाता है प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल्स और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, import license, foreign exchange control, restrictions on investment by big business houses etc। तो सरकार ने 1991 से पहले कई टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जैसे कि आपने काम करना है तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है, प्राइस कंट्रोल कि अगर आपने माल बेचना है तो इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकते, फाइनेंशियल कंट्रोल के कहाँ कहाँ से पैसा आपके पास आ सकता है, इंपोर्ट लाइसेंस कि अगर आपने बाहर से कोई मशीन वगैरह या कोई भी चीज़ इंपोर्ट करानी है उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कि आपके पास फॉरेन करेंसी इतनी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। फेरा था उस टाइम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि चेंज होकर बाद में फेमा बन गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बिजनेस के ऊपर, बड़े बिजनेसेस के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड क्रेप्ट इनटू द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल्स। तो इन कंट्रोल्स की वजह से इकोनॉमी में सरकार ने महसूस किया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो अब टाइम आ गया कि इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए। दीज कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन, इनकी वजह से करप्शन हुआ। अनड्यू डिलेज, अगर आपकी कंपनी खुलनी है तो एक एक महीना, दो दो महीना, छः छः महीना, एक एक साल लाइसेंस लेने में लग जाएगा, और इसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ रही थी। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी फेल शार्पली, तो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो लगातार गिर रहा था। Economic reforms therefore made a bid to reduce restrictions imposed on the economy। तो इकोनॉमी पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन मकसद था इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना, ताकि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिले और वो अच्छी एफिशिएंसी से काम करे और ग्रोथ रेट बढ़े। तो सेकंड पॉइंट या सेकंड फीचर इसमें आ जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990-91 में, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो सिंपल वर्ड्स में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, प्राइवेटाइजेशन मींस अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मोर एंड मोर
ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज वर प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। तो वो सारे काम जो पहले सरकारी कंपनियां कर रही थी वो डी रिजर्व करके प्राइवेट सेक्टर के लिए भी वो एरियाज खोल देना, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा गया है। दूसरे वर्ड्स में प्राइवेटाइजेशन इसको भी कहा गया है कि जो सरकारी एग्जिस्टिंग कंपनियां उनके शेयर्स मार्केट में बेच देना, फुली या कंप्लीटली उनको प्राइवेट कर देना, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कहा गया है। अंडर इट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, जो सरकार की एग्जिस्टिंग कंपनियां थी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, आर ईदर होलली और पार्शली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो या तो पूरी की पूरी कंपनी बेच दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को अगर लॉस पे चल रही है, या फिर पार्शली उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा बेच दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या बोर्ड में बैठेंगे तो अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से काम करवा ही लेंगे। इट एनहेंसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कम्स टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जब प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट कमा ही लेगा कुछ ना कुछ करके, और इससे जो है देश की तरक्की भी होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। दस ट्रांसफरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए नए एरियाज खोलना, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनकी जो ओनरशिप है, जो सरकारी कंपनियां उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना, उसे भी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इन इंडिया नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 2 ओनली। ठीक है, तो अब पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब कम होते होते 2 रह गई हैं। एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज वो भी खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे। दीज 2 इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, एंड द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन ओपन्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई हैं। इट इज होप दैट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी विल इंक्रीज इन द एरियाज विच हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो वो एरियाज जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले गए हैं उसमें कंपटीशन आएगा, जॉब्स बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो देश का भला होगा। थर्ड फीचर आ जाता है इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना, या जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको खत्म करना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग the economy of a country with the economies of other countries by means of free trade, free mobility of capital and labor etc. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकॉनमी, एक कंट्री की इकॉनमी को बाकी सारी कंट्रीज की इकॉनमीज के साथ मिलाना। तो जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म करना, फ्री ट्रेड करना, जो कैपिटल है, पैसा है, उसका जो आना जाना है उसे थोड़ा आसान करना, लेबर का जो आना जाना है उसे आसान करना। इट ऑल्सो मीन्स इन्वाइटिंग मल्टीनेशनल, एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुई तो बाहर से कंपनियां आके इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेंगी, अपनी खुद की कंपनीज खोलेंगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज्यूम दैट इंडियन इकोनॉमी शुड हैव क्लोज लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारा और वर्ल्ड इकोनॉमी का जो क्लोज लिंक होना चाहिए, ये ग्लोबलाइजेशन मान के चलता है, ये करने की कोशिश की गई। एज अ रिजल्ट देयर विल बी unrestricted flow of goods and services, capital, people, technology and expertise among the different countries of the world। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन आता है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा जाता है, लोग जाते हैं, कैपिटल जाती है, मशीन्स जाती हैं, टेक्नोलॉजी जाती है, तो आना जाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ मिलाना और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ख़त्म करना, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ टू लुक अपॉन द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को एज अ ग्लोबल विलेज मान के चलते हैं कि भाई आना जाना और ये सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस है ख़त्म कर दी जाएं, ताकि जो रिसोर्सेज हैं एक कंट्री से, जो सरप्लस कंट्री है उससे जो डेफिसिट कंट्री है उसमें जा सकें। इंडियाज़ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्टेड इन ग्रोइंग फॉरेन ट्रेड to GDP ratio that has increased from 13.5% in 1990-91 to 27.4% in 2019-2020। तो हमारा जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसके साथ जो इंटीग्रेशन, जो मिलाप हुआ है, वो डाटा से दिखता है कि 1990-91 में जीडीपी का 13.5% पैसा जो है ट्रेड से आता था, जो कि बढ़ के जीडीपी का 27.4% जीडीपी का हिस्सा फॉरेन ट्रेड से या जो ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज है उससे आता है। तो ये हमें पता लगाता है कि हमारी ग्लोबलाइजेशन करने से हमारे को फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है, नुकसान भी हुए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने बताया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत हमें क्यों आन पड़ी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन कंपोनेंट्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में कि लिबरलाइजेशन क्या होती है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। एक एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों को एक एक को पकड़ के डिटेल वीडियो, जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हो।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।